द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। पूरी हिस्ट्री, पूरी व्याभा, पूरी सजेशंस, पूरे कानून, पूरे इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चोरी छिपे कंपनियों और व्यक्तियों के द्वारा दिया गया राजनीतिक चंदा हासिल करने वाली पार्टियों की संख्या पूरे भारत में 19 से ज्यादा नहीं है। 3 साल के हिसाब किताब अगर हम लोग कर लें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्डों की 68% रकम हासिल हुई है। साल 2017 और 2018 में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधानिकता यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी को चुनौती देने के लिए कई सारी पिटीशंस यानी कि याचिकाएं दायर की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए यह प्रावधान किया गया कि कंपनियां और व्यक्ति अपना नाम बिना बताए यानी कि गुप्त रखते हुए अज्ञात राशि यानी कितना भी हो सकता है चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं। यह अज्ञात राशि चाहे जितनी भी हो सकती है, इस पर कोई भी अधिकतम सीमा नहीं लगाई जाएगी और ना ही इसकी कोई सीमा अधिकतम है। याचिकाएं दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 को निर्वाचन आयोग से कहा कि वो पता लगाए कि किन पार्टियों ने कितनी रकम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हासिल की है और फिर इस जानकारी से कोर्ट को भी अवगत कराया जाए। यह बात आपको पता थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी बंद लिफाफे में मुहैया कराई जाए। बंद लिफाफे का यह चलन पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने शुरू किया था ताकि मांगी गई जानकारी की जो छानबीन है वो सिर्फ जज ही कर सके और कोई भी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों को पत्र लिख करके कहा कि वो अदालत के प्रश्न का जवाब तो दें। इलेक्शन कमीशन के यहाँ 2800 राजनीतिक दल हैं, वो रजिस्टर्ड हैं यानी कि पंजीकृत हैं। इनमें से सिर्फ 105 ने ही जवाब दिया था। कुछ ने यह भी सवाल उठाया कि आयोग ने सभी से रिपोर्ट क्यों तलब नहीं की थी। कहां 2800 और कहां कुछ सैकड़ा, चाहे कोई भी हो। यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को तलब करना चाहिए था कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन आप तलब तो करते। इलेक्शन कमीशन की यहां पर गैर जिम्मेदाराना वाली बात कही गई थी। फरवरी 2020 में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे यानी कि सील्ड कवर में अपना जवाब सौंप दिया था। अब कमीशन के द्वारा दी गई सूची में लिस्ट में 7 राष्ट्रीय पार्टियों, 20 प्रांतीय पार्टी, 3 राष्ट्रीय पार्टी की राज्य इकाइयां और 70 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए एक निश्चित चुनाव चिन्ह आवंटित भी नहीं किया जाता और 3 किन्हीं अन्य दलों के नाम इसमें शामिल थे। इस मामले में पिछली सुनवाई 2 साल पहले हुई थी, ये मैं आपको याद दिला दूं। जो पिटिशनर थे उनकी तरफ से बार बार ये याद दिलाया जाने लगा, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में 2 साल से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अदालत ने अभी तक बंद लिफाफे भी नहीं खोले हैं। यह है हमारा देश का सिस्टम। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 70 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल जिन्हें आयोग के निर्देश का जवाब दिया, उन 70 में से 54 दलों के प्रमुख से जब बातचीत की जाती है और पार्टी की तरफ से आयोग को भेजे गए पत्रों की पूरी इन्वेस्टिगेशन समीक्षा की जाती है, उसके बाद पार्टियों द्वारा जमा की जाने वाली सालाना एक रिपोर्ट होती है। उसके आंकड़े को देखने के बाद, उसको समझने के बाद ये अंदाजा लगाया गया कि आयोग ने बंद लिफाफे में जिन 105 दलों के नाम दिए थे ना, उनमें से सिर्फ 17 दलों को ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलता था। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, समझेंगे। सबसे ज्यादा फंड किसको मिला? बीजेपी के अलावा और भी पार्टी हैं, उनको क्या क्या फंड मिलता है, कितना मिलता है, वो भी समझ लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हासिल की जाने वाली 17 पार्टियों में सबसे बड़ा हिस्सा आपको मैंने बता दिया, बीजेपी को मिलता 67.9%। 2017-18 में से लेकर के 2019 बीच इलेक्टोरल बॉन्ड जितने खरीदे गए, उस हिसाब से उपर्युक्त जो अवधि में बीजेपी को मिली रकम 4,215 करोड़ बैठती है। दूसरे स्थान पर कांग्रेस रहती है, बीजेपी के मुकाबले काफी पीछे है। कांग्रेस को उपर्युक्त अवधि में 706 करोड़ रुपए ही हासिल होते हैं। भुनाए गए सारे बॉन्डों का केवल 11.3% ही हासिल होता है। तीसरे स्थान पर आती है बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल। हालांकि ये काफी ज्यादा पीछे है, लेकिन भुनाए गए कुल बॉन्डों की 4.2% राशि इसके भी हिस्से आती है। शेष बची हुई 16.6% राशि बाकी के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के हिस्से आई है, जो कि 1016 करोड़ रुपए थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदे का 83.4% सिर्फ 3 दलों
बीजेपी, कांग्रेस, बीजू जनता दल के हिस्से ही आया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत जिसकी घोषणा 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने की थी, कंपनियां, व्यक्तियों, ट्रस्ट और स्वयं सेवी संगठनों को यह अधिकार था कि वो अपना नाम को गुप्त रखें और मन मर्जी चाहे जितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं और उसे किसी भी राजनीतिक दल को या उसके खाते में भेज सकते हैं, जिसका स्टेट बैंक में खाता हो, है ना, वहां जाकर के जमा कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की राशियों के साथ खरीदे जा सकते थे। कई सारे लोगों को यह स्कैम नहीं लग रहा होगा ना। जो आलोचकों का यह कहना था कि धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों की तरफ से राजनीतिकों को मिलने वाले चंदों को छिपाने और पार्टियों के कोष बढ़ाने में इलेक्टोरल बॉन्ड काफी ज्यादा मदद करता है। ये बात अभी बीजेपी पर खास तौर से लागू होती है। यह धन जो होता है ना, बेशुमार विज्ञापनबाजी में, तमाम जितने प्रचार के खर्चे हैं, डिजिटल कैंपेन हैं, अन्य चुनावी खर्चों में लगता है और इस तरह के खर्च के मामले में और अपने चुनावी मशीनरी के परिचालन में उस पार्टी के मुकाबले प्रतिस्पर्धी पार्टियां कहीं नहीं ठहरती हैं। 4 सितंबर 2017 को एक गैर लाभकारी स्वयंसेवी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को दाखिल करके ये एक मांग उठाई थी कि वित्त नियम यानी कि फाइनेंशियल एक्ट 2017 के तहत मुख्य नियमों में किए गए उन संशोधनों को रद्द किया जाए जिसके चलते इलेक्टोरल बॉन्ड का रास्ता साफ हुआ है। अप्रैल 2019 में कोर्ट ने पार्टियों को निर्देश दिया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए प्राप्त किए गए धन का ब्यौरा दें। वैसे तो इलेक्शन कमीशन चाहता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना वापस ले ली जाए। कमीशन ने बोला, आयोग ने याचिका के जवाब में दाखिल किए गए अपने हलफनामे के जरिए बॉन्ड को लेकर अपने ऐतराज दर्ज कराए थे। ये बकायदा दर्ज है। निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। वो कहा गया कि जहां तक राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता का सवाल है, यह इलेक्टोरल बॉन्ड पीछे ले जाने वाला कदम है। ये आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। ये आयोग का जवाब था। इस कानून में किए गए 4 संशोधनों को स्थगित रखने का सुझाव दिया गया। आयोग ने चेताया कि इन कानूनी संशोधनों के चलते फर्जी यानी कि जो शेल कंपनीज होती हैं उनके सहारे राजनीति में काला धन आएगा और भारत में राजनीतिक पार्टियों को बेहिसाब विदेशी जो धन है वो मिलने लगेगा और उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। जिसका नतीजा क्या होगा? जिसका नतीजा यह होगा कि भारत की राजनीति को विदेशी कंपनियां प्रभावित करने लगेंगी। और कैसे प्रभावित करती हैं? पॉलिसी मेकिंग करके, है ना, समझ लो ना। पॉलिसीज आपके लिए बनाई जाएंगी, जैसा आप चाहेंगे वैसी बनाई जाएंगी, भले ही भारत की कई एसएमएमईज बर्बाद या खत्म हो जाए। समझिए, निर्वाचन आयोग की चिंता के विपरीत भाजपा ने यह कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एकदम साफ है, एकदम सुथरा है, धन लाकर के राजनीति को स्वच्छ करने का एक अभिनव तथा नवाचारी कदम है। ये बीजेपी के द्वारा कहा गया। जब मई 2017 में प्रस्तावित योजना यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बाबत वित्त मंत्री ने विभिन्न पार्टियों से अपनी राय बताने को कहा था ना, तो बीजेपी की प्रतिक्रिया काफी ज्यादा खुशी थी, मतलब उत्साहपूर्ण वाली थी, जबकि दूसरी पार्टियों ने अपनी काफी ज्यादा शंकाएं हैं उसको व्यक्त भी किया था। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 2019 में एक खोजी पत्रिका प्रकाशित की। यह रिपोर्ट यह दिखाती है कि कैसे सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के रिजर्व बैंक की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए निर्वाचन आयोग की टिप्पणियों के बावजूद भी संसद में झूठ बोला। इसकी रिपोर्टिंग मैं करता रहा हूं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाने के लिए एक अवैधानिक विशेष काउंटर यानी कि विंडो खोलने की इजाजत देकर के कानून तोड़ने का काम भी किया गया था और एसबीआई को भी बीती हुई तारीखों के यानी कि एक्सपायर्ड बॉन्ड मंजूर करने के लिए विवश भी किया गया था। ये सारी बात इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो की गई है लोगों के द्वारा उन्होंने बताया है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू मे चेक देयर ऑल्सो। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बाबत आरटीआई आवेदनों के जरिए पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए वित्त मंत्रालय से इजाजत मांगी थी, बावजूद इसके कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत एसबीआई एक स्वतंत्र सक्षम प्राधिकार है। लेकिन फिर भी वित्त मंत्रालय के पास पहुंचता है कि मैं क्या इनको बता सकता हूं।
एसबीआई ने आरटीआई के आवेदनों के जवाब में झूठ बोला। उसने कहा कि उसके पास इस बात की कोई भी जानकारी नहीं, कोई डेटा, कोई आंकड़ा नहीं कि 2018 और 19 में किसको कितने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए थे। एसबीआई के इस बयान को उसके ही तमाम आधिकारिक प्रमाण झुटला रहे थे। एसबीआई के पास वे सारे विवरण थे और वित्त मंत्रालय को नियमित रूप से भेजे भी जा रहे थे। हाल ही में एसबीआई ने सेवानिवृत्त कोमोडोर लोकेश बत्रा के आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा कि निर्वाचन आयोग ने जिन 105 पार्टियों की सूची सुप्रीम कोर्ट को दी थी, उसमें से सिर्फ 23 पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने की सिर्फ हकदार हैं। हालांकि एसबीआई ने उन 23 पार्टियों के नाम बताने से भी साफ तौर पर मना कर दिया। सूचना अधिकार अधिनियम की कुछ धाराओं का हवाला देते हुए, जिनके तहत यह छूट दी जाती है कि अगर संबंधित जानकारी को देने से विश्वासदायी संबंध और निजता का अगर उल्लंघन होता है तो उसे देने से मना किया जा सकता है। लेकिन इस छूट का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब उसे सार्वजनिक प्राधिकार यानी कि पब्लिक अथॉरिटी को यह लगे कि वह जानकारी देने से कोई सार्वजनिक हित नहीं सिद्ध होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सार्वजनिक हित सिद्ध नहीं होता? निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जो सूची दी थी, उसमें जिन 70 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के नाम हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की लेबर समाज पार्टी भी है। एडीआर के एक विश्लेषण के मुताबिक उपर्युक्त 70 में से लेबर समाज पार्टी और अन्य 68 पार्टियां लेबर बॉन्ड के जरिए चंदा प्राप्त करने के योग्य नहीं है। और इस तथ्य से बहुतों को चौंका दिया था, क्योंकि यह मान करके चला जा रहा था कि आयोग ने अपनी सूची में जिन 105 पार्टियों का नाम दिए हैं, उन सभी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए धन जरूर प्राप्त किए होंगे। ऐसी खबरें जब आती रही कि मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में आधार रखने वाली मामूली दफ्तर के साथ चलने वाली कई पार्टियां, जिनकी गतिविधियों के बारे में शायद ही कभी किसी मीडिया में उनका कभी जिक्र हुआ हो या फिर कभी कुछ आता हो, किस तरह से गैर पारदर्शी बॉन्डों के जरिए धन जुटा रही थी। इनमें से कभी ना सुने गए नामों की तरफ मीडिया का ध्यान गया हो, जैसे कि आप और हम पार्टी। कभी सुना आपने? सबसे बड़ी पार्टी, एक ब्रह्मांड की पार्टी भी कोई होगी। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों में से 54 दलों के प्रमुखों से जब बात की, बाकी दलों से संपर्क नहीं हो सका था, तो ये बताते हैं कि लेबर समाज पार्टी के संस्थापक हैं एडवोकेट बाबू राम ने कहा, मुझे तो नहीं पता कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, हमें तो कोई चंदा नहीं आया। मैं आपको अपना यानी कि जो लेबर समाज पार्टी का पासबुक दिखाता हूं, देखिए उसके खाते में करीब 700 रुपए हैं। जितने भी दल के ऊपर बात हुई थी ना, जितने भी उपर्युक्त दलों के प्रमुखों से बात हुई, सबने यही कहा कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ। यह भी बताया गया कि निर्वाचन आयोग को भेजे गए जवाब में उन्होंने क्या कहा। गुजरात की राइट टू रिकॉल पार्टी के संस्थापक एवं अध्यक्ष राहुल मेहता ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को यह बताया, जब उन्हें निर्वाचन आयोग का जब पत्र मिला, तब उनकी पार्टी का बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं था। हमें कहा गया कि 0 रिपोर्ट जमा कर दें। मैंने राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के पत्र का जवाब देना अनिवार्य है। राहुल मेहता की राइट टू रिकॉल पार्टी ने 30 मई 2019 को निर्वाचन आयोग को जवाब दिया और उसके बाद आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई सूची में वे पार्टी में शामिल हो गई। और यही किस्सा 4 और पार्टियों का रहा जिनसे उनका संपर्क हुआ। दिल्ली में प्रजा कांग्रेस पार्टी, गाजियाबाद में हिंदुस्तान एक्शन पार्टी, फिर लेबर समाज पार्टी और राष्ट्रीय पीस पार्टी। इनका भी एसबीआई में खाता तक नहीं था। 50 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के जवाब एक जैसे थे, जिनसे उनकी इस रिपोर्ट में जब बात की गई थी रिपोर्टर्स के द्वारा कि हमारे जैसे दलों को कौन चंदा देगा। कुछ समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट 2 साल से इस पर सुनवाई नहीं कर रहा कि बंद लिफाफे में क्या क्या है, उस पर एक बार देख लो, चर्चा कर लो। जो प्रावधान रद्द करने की बात है उस पर बातचीत भी हो जाए, देख ली जाए। और जिन लोगों से जब बात की गई कलेक्टिव रिपोर्ट्स के द्वारा, तो वो कहते हैं हमारा खाता तक नहीं, हमें तो 0 रिपोर्ट देने की बात हुई। ये चीजें हैं। एक बेसिक समझ आपको ये होनी चाहिए कि भगवान को भी हम 10 रुपए चढ़ाते हैं तो मन्नतें लाखों की मांग लेते हैं साहब, और जो लाखों रुपए चढ़ाएगा तो पता नहीं वो देश का क्या क्या मांग लेगा। आपको समझ में आना चाहिए, इस पे बात कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। बाकी रिपोर्ट की लिंक मैं दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ सको तो। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्य में जय थे। नमस्कार।